साथियों, मैं बीएम सा एडवोकेट एजीपी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आपको नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग आनंदित होंगे, खुशी होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। इस व्यस्तता में हमारी बात आप सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिल सिंह के मामले में न्यायालय की साक्ष्य में फर्क होने की दशा में सारे मामले को झूठा मानकर अस्वीकार करते हुए सुगम मार्ग अपनाने की भर्त्सना की है। न्यायालय का कर्तव्य यह है कि वह वास्तविक सच्चाई का पता लगाए। न्यायाधीश मात्र इसलिए दांडिक विचारण में पीठासीन नहीं होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। न्यायाधीश इसलिए भी पीठासीन होता है जिससे वह सुनिश्चित करे कि कोई दोषी व्यक्ति दंडित होने से न बच जाए। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिनका न्यायाधीशों को पालन करना चाहिए। साथियों, इसी तरह से विधि का यह सामान्य सिद्धांत है कि किसी भी निर्दोष को सजा न हो। इसलिए यदि संदेह उत्पन्न होता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए, लेकिन संदेह किसी कल्पना, अटकलों और अंदाज के आधार पर आधारित न होकर मजबूत आधारों पर आधारित होना चाहिए। साथियों, युक्त संदेह साधारण तौर पर संदेह की वह श्रेणी है जो किसी न्याय संगत और युक्त विरोध को कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है। संदेह का उचित अन्वेषण किए जाने वाले अपराध की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। संदेह का लाभ देने के नियम को लागू करने की अत्यधिक लगन ऐसी कल्पनाओं, शंकाओं अथवा चिरकालिक संदेहों को प्रोत्साहित न करे जिनके द्वारा सामाजिक प्रतिरक्षा का विनाश हो जाए। न्याय को इस अभिभाग पर निष्फल नहीं किया जा सकता है कि किसी निर्दोष को दंड देने की बनस्पत सैकड़ों दोषी व्यक्तियों को बचकर निकलने देना अधिक अच्छा है। दोषी को बचकर निकलने देना विधि के अनुसार न्याय करना नहीं है। साथियों, हमारा कानून का ये विचार है कि कई अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धांत जरूर लागू है साथियों, लेकिन यह सिद्धांत इतना अधिक न्यायालय को नहीं लागू कर देना चाहिए कि बिल्कुल ही अपराधी जो है निरंकुश हो जाए और संदेह का लाभ ले लेकर के काफी अधिक से अधिक संख्या में दोष मुक्त हो जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खमकरण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 1567 एवं इंदर सिंह व अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 उच्च निर्णय पत्रिका 1443 में अब निर्धारित किया है कि केवल संभावनाएं या क्षीण संभावनाएं या मात्र संदेह जो युक्त नहीं है न्याय के प्रशासन को खतरे में डाले बिना उस दशा में अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति का आधार नहीं बन सकते, जब अन्यथा उचित रूप से विश्वसनीय परिसाक्ष्य है। यदि विश्वसनीय परिसाक्ष्य है तो केवल कुछ मात्र संभावनाएं बता करके किसी को बरी नहीं किया जा सकता। इसी तरह से माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट अवमत है कि यह आवश्यक है कि सभी दांडिक मामलों में
युक्त संदेह से परे सबूत दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह परिपूर्ण हो। यदि कोई मामला पूर्ण रूप से साबित कर दिया गया है तो यह दलील दी जाती है कि यह कृत्रिम है। यदि किसी मामले में कुछ दोष रह गए हैं तो जो मानव के त्रुटि उन्मुख होने के कारण अनिवार्य हैं, तो यह दलील दी जाती है कि यह बहुत अपूर्ण है। यह आश्चर्य होता है कि क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलाने से बचाने के लिए अत्यधिक तर्क, अति संवेदिता में बहुत से दोषी व्यक्तियों को निर्दयता से छूट दे दी जाए। युक्त संदेह से परे सबूत मार्गदर्शन है, न कि कोई जादू टोना। इस तरह से साथियों, इसी तरह से काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1973 में अब निर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त के दोष के बारे में कोई युक्त संदेह उत्पन्न हो जाए तो उसके लाभ से अभियुक्त को वंचित नहीं किया जा सकता। यदि न्यायालय अभियुक्त को संदेह का लाभ न दे तो यह न्यायोचित न होगा, लेकिन दोष मुक्ति से विधि और व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है या इससे समाज के ऐसे सदस्यों में एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है जो यह विश्वास करते हैं कि अभियुक्त दोषी है। अभियुक्त के दोष पर इस तथ्य की दृष्टि से विचार नहीं किया जाना चाहिए कि बहुसंख्यक व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि वह दोषी है। अब इस दृष्टि से क्या उसका दोष पहले 22 साल द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। वास्तव में अभियुक्त के रूप में दोषारोपित व्यक्ति के दोष का निर्णय करने के लिए न्यायालयों के पास शायद ही और कोई मापदंड या सामग्री है। कभी कभी लोकहित और अभियुक्त के हित के विरोध का उल्लेख किया जाता है और निसंदेह सही है कि गलत दोष मुक्ति अवांछनीय है। इससे न्याय पद्धति में आम जनता का विश्वास शिथिल पड़ सकता है तथा निर्दोष व्यक्ति की गलत दोष सिद्धि इससे कहीं अधिक बुरी है। निर्दोष व्यक्ति की दोष सिद्धि के परिणाम कहीं अधिक गंभीर होते हैं और इसकी प्रतिक्रियाएं असंभावी रूप से सभ्य समाज में अनुभव की जा सकती है। साथियों, आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध कितना भी प्रबल संदेह हो, न्यायाधीश का कितना भी प्रबल नैतिक विश्वास और निश्चय हो, परंतु जब तक वैध साक्ष्य तथा अभिलेख की विषय वस्तु के आधार पर युक्त शंका से परे अपराध साबित नहीं होता है, तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। समग्र रूप से अभियोजन कथा सत्य हो सकती है, परंतु हो सकती है और होना भी चाहिए कि मध्य एक लंबी दूरी है, गैप है और आरोपी को वैध, विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्य के आधार से इस दूरी को पार करना अनिवार्य है। साथियों, इसी तरह से शिवाजी साहब राय व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 2622, वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य AIR 1993 1892 पैरा 1-2, आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 MPHT 1 सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि निश्चय ही यह प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है तथा होना चाहिए के बीच वास्तविक अंतर बहुत लंबा है, जो अस्पष्ट अटकलों के निश्चित निष्कर्ष से अलग करता है। केवल दोषी हो सकता है, इस आधार पर न्यायालय को दंडाज्ञा नहीं पारित करना चाहिए। वास्तव में यह साक्ष्यों का परीक्षण होने के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में यह दोषी है, तभी दोष सिद्धि होना चाहिए।
हमें इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि किसी दांडिक विचारण में सबूत की खोज उससे अधिक कड़ी होती है जितनी सिविल कार्रवाइयों में अपेक्षित होती है। किसी दांडिक विचारण में मामले के तथ्य और परिस्थितियां चाहे कितना ही पेचीदा क्यों न हो, फिर भी अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। सबूत की अपेक्षा को कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि न्यायालय की अंतश्चेतना की इस संबंध में तुष्टि हो जानी चाहिए कि अभियुक्त को ऐसी स्थिति में दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। साथियों, एक गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह व अन्य AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 2009 वाले मामले में यह उपदर्शित किया है कि न्यायालय की अंतश्चेतना को किसी नियम द्वारा आबद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि वह स्वयं किसी निर्णय को देने में सत्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए यह कार्य करती है। अंत में हम बताना चाहते हैं साथियों कि न्याय दर्शन भारतीय दर्शन की धुरी है। इसमें न केवल आर्य विचारधारा प्रभावित हुई, बल्कि जैन, बौद्ध और समस्त उपनिषदीय चिंतन का स्वरूप भी निश्चित हुआ है। संसार में सत्य केवल साधारण कथन से मान्य नहीं होता है, उसे तर्क आधारित होना पड़ता है। केवल तर्क से भी कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तर्क तो खोपड़ी की खुजलाहट मात्र है जो बुद्धि के चातुर्य से प्रकट होता है। तर्क से हम दिन को रात और रात को दिन सिद्ध कर सकते हैं। हर तर्क को अपने पक्ष में प्रमाण लाना पड़ता है। शुद्ध ज्ञान तर्कशील प्रमाणों का विवेचन विश्लेषण है। अतः युक्त संदेह की कल्पना अटकलों और संभावनाओं पर तोलते हुए मजबूत आधार, सबूत, निश्चायक तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। साथियों, हमारा यही कहना है कि इस तरह से न्यायालय का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वह सत्य केवल वैध करके, केवल गवाहों की गवाही भर देख करके नहीं, उसकी मनोभावना को, वास्तविकता को पहचाने और वास्तविकता को पहचान करके वह मामले में निर्णय पारित करे, क्योंकि पीठासीन अधिकारी का दायित्व बहुत बड़ा है। पहले जमाने में राजा न्याय करता है, आज न्यायाधीश जो है न्याय की गद्दी पर बैठकर इस तरह से निर्णय पारित करे कि कोई भी बेगुनाह व्यक्ति न तो फंसे, न तो गुनहगार व्यक्ति बचे। इसी के साथ साथियों, मैं BN शाह एडवोकेट आप सभी भाइयों को हमारा यह वक्तव्य सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपसे प्रेम के स्वरूप यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और निश्चित रूप से कोई नई नई जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा और इसी माध्यम से मैं आपसे अपने विचारों का आदान प्रदान करके और कुछ बता करके अपने को भी पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वकील जो होता है साथियों जिंदगी भर स्टूडेंट होता है। कानून जो है अथाह सागर के समान है, उसमें से कुछ चीजें ही हम अपने ज्ञान में रख पाते हैं। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि आप लोग भी अपने मामलों के प्रति, कानून के किताबों के प्रति रुचि जगाइए और जो दायित्व आपको कोई क्लाइंट देता है उस पर पूरे तन मन से और ईमानदारी के साथ उस पर काम करिए। साथियों, आप ऐसे रास्ते पर मत जाइए जिससे कि आपका क्लाइंट जो आपके ऊपर विश्वास किया है वो आपके विश्वास पर टूट जाए, क्योंकि आज आपका अगर विश्वास टूटेगा तो कल आपकी सच्चाई जाएगी और आपके भी प्रोफेशन पर गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए साथियों, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए आपके प्रेम प्यार को पाना चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।